जय हिंद फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। आइए देखते हैं लिटरेचर का क्या क्या फॉर्म्स है। लिटरेचर हैज़ गिवन ए चेन ऑफ जैनर्स लाइक प्रोज, पोइट्री, प्ले, ऐसे, नॉवल, criticism, drama, and short story, etc. Literature can broadly be divided into three major forms: poetry, drama, and prose. So, लिटरेचर के फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। लिटरेचर का एक चेन है, जैनर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोज, पोइट्री, प्ले, ऐसे, नॉवल, क्रिटिसिज्म, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को। ठीक है, तो लिटरेचर को हम ब्रॉडली डिवाइड किया है तीन मेजर फॉर्म में। एक है पोइट्री, नेक्स्ट है ड्रामा एंड नेक्स्ट है प्रोज। ओके, देखते हैं फर्स्ट पोइट्री सेक्शन। Aristotle defines poetry as a speaking picture with the end to teach and delight. Sidney calls poetry as the most ancient and of most fatherly antiquity, as from whence other learning have taken their beginnings. Matthew Arnold says the future of poetry is immense because in poetry our race, as time goes on, will find an even surer and surer stay, and thus poetry is the earliest and most powerful forms of literature. The popular forms of poetry are, so इसमें हमारे एरिस्टोटल जी ने, सिडनी ने एंड मैथ्यू अर्नल्ड्स जी ने, इन्होंने पोइट्री को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, डेफिनेशन दिया है पोइट्री का। एरिस्टोटल जी कहते हैं कि एक स्पीकिंग पिक्चर है जिसमें हम अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, डिलाइट करते हैं, दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट सिडनी जी दिखाते हैं पोइट्री को लेकर कि ये बहुत एंशिएंट फॉर्म है, फादरली एंटिक्विटी है, एज फ्रॉम व्हेंस आवर लर्निंग अदर लर्निंग हैव टेकन देयर बिगिनिंग्स, जहाँ से लर्निंग्स की बिगिनिंग होती है। सेम वे अर्नल्ड जी भी अपनी तरह से पोइट्री सेक्शन को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। दैट इज फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोइट्री आवर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन इवन श्योरर एंड श्योरर स्टे। तो जितना भी समय जाते रहे, लेकिन पोइट्री का जो अपना श्योरिटी है वो वैसा ही रह जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोइट्री जो बहुत अर्लीस्ट सेक्शन है, बहुत ही पावरफुल फॉर्म है हमारे लिटरेचर का। ओके, अगेन पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अभी देखते हैं। सो पोइट्री का पहला फॉर्म है सोनेट। सोनेट आप सबको पता होगा, 40 लाइन्स का कंसिस्टिंग जो होता है उससे हम सोनेट कहते हैं। द वर्ड सोनेट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोनेटो, मीनिंग है साउंड। इसका मीनिंग क्या है? साउंड। सोनेट वर्ड अराइज होता है किससे? सोनेटो वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड है। ओके, अगेन इट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स। इस शॉर्ट पोएम होता है सोनेट, इसमें मैक्सिमम 40 लाइन्स, इसमें 40 लाइन्स ही होते हैं। ओके, एंड द इटालियन पोएट पेट्रार्क वाज द फर्स्ट टू यूज दिस फॉर्म ऑफ पोएम टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज बिलव्ड लॉरा। एंड फर्स्ट हमारा सोनेट जो वर्ड है, सोनेट पोएम जो है, किसने यूज़ किया था, किसने लिखा था? तो पेट्रार्क जी ने लिखा था। और उन्होंने किस लिए लिखा था? तो अपने प्यार को दर्शाने के लिए, फॉर हिज बिलव्ड लॉरा, लॉरा जी की याद में। ठीक है, ही डिवाइडेड इज सोनेट इनटू 2 पार्ट्स। उन्होंने सोनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन फर्स्ट जो होते हैं उसे ऑक्टेव में डिवाइड किया। सेकेंड जो रेस्ट 6 लाइन्स बच गए उसे सेस्टेट कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने पोएम को 40 लाइन्स को 2 जगह डिवाइड किया था। फर्स्ट होगा ऑक्टेव, सेकंड होगा सेस्टेट, विथ ए पॉज ऑफ सेसुरा आफ्टर 8 लाइन्स। दैट मीन्स फर्स्ट 8 लाइन्स होगा एक पार्ट, सेकंड 6 लाइन्स होगा एक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इट्स राइम स्कीम वाज ABBA CDE CDE। सो पेट्रार्क का जो पोएम राइम स्कीम है वो होगा हमारा ABBA CDE। ठीक है, इट्स मीटर हैज बीन जनरली पेंटामीटर। इस मीटर को क्या बोलेंगे? पेंटामीटर बोलेंगे। ओके, द पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। और पेट्रार्कन सोनेट को हम और दूसरा नाम क्या जानते हैं? इटालियन सोनेट। ऑक्टेव में ऑल्सो भी डिवाइडेड इंटू 2 स्टैंजास। ऑक्टेव जो है अगेन 2 जगह और डिवाइड होगा 2 स्टैंजास में, और 4 लाइन्स ईच। ये तो ऑलरेडी था ही ऑक्टेव, इसमें 8 लाइन्स थे, अगेन इसमें डिवाइड होगा 4 लाइन्स करके। ठीक है, एंड जिसे हम क्या कहेंगे? क्वार्ट्रेंस। क्या बोलेंगे इसे? क्वार्ट्रेंस। ठीक है, एंड द सेस्टेट इज इनटू 2 स्टैंजास। अगेन सेस्टेट जो है ये भी अगेन 2 जगह डिवाइड होगा। फर्स्ट 3 लाइन्स, नेक्स्ट 3 लाइन्स, जिसे कहते हैं टर्सेट्स। ओके, 3 लाइन्स है इसलिए इसका नाम क्या है? टर्सेट्स। वो हो गया क्वार्ट्रेंस 4 लाइन्स का, और ये हो गया टर्सेट्स। द इंग्लिश सोनेट्स हैव 3 क्वार्ट्रेंस ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड ए कपलेट ऑफ 2 लाइन्स। तो इंग्लिश सोनेट्स जो है, अब हम इंग्लिश सोनेट्स के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या है? 3 क्वार्ट्रेंस रहता है, 4 लाइन्स ईच। 3 क्वार्ट्रेंस यानी 3 जगह इसको 3 है, जिसमें 4 लाइन्स रहेंगे। ओके,
तो 12 लाइन्स हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो इसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 3 क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड ए कपलेट। अगेन एक 2 रह जाएगा, इसमें 2 लाइन्स रहेगा, इसे बोलेंगे कपलेट। ओके, द राइमिंग शेक्सपियरियन स्कीम ऑफ एन इंग्लिश सॉनेट इज ABAB, CD, EF, GG। तो शेक्सपियर जी का जो स्कीम रहेगा, राइमिंग स्कीम, वो है ABAB, CD, EF एंड GG। ओके, द इंग्लिश सॉनेट्स आर ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सॉनेट्स। इंग्लिश सॉनेट का दूसरा नाम क्या है? शेक्सपियरियन सॉनेट्स। जिस तरह से पेट्रार्क का दूसरा नाम क्या था? इटालियन सॉनेट्स। सेम वे इंग्लिश सॉनेट्स का नाम क्या है? शेक्सपियरियन सॉनेट्स। ओके, सर थॉमस वाइट वाज द फर्स्ट टू राइट सॉनेट्स इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में सबसे पहले सॉनेट्स किसने लिखा था? तो वाइट जी ने लिखा था। हिज ग्रेट कंटेम्पररी Earl of Surrey also wrote sonnets. He was the first to use the English form of sonnets. तो उनके समय का बिलोंगिंग जो है और एक है जो कि जिनका नाम है Earl of Surrey, उन्होंने भी सॉनेट्स लिखा था और उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश फॉर्म में सॉनेट लिखा था। ओके, देयर हैज़ ऑल्सो इमर्ज द थर्ड काइंड ऑफ सॉनेट। अगेन हमने दो सॉनेट तो हमने डिस्कस कर लिए, इटालियन सॉनेट एंड इंग्लिश सॉनेट, दैट इज शेक्सपियरियन सॉनेट। हम थर्ड सॉनेट डिस्कस करेंगे। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रार्कन सॉनेट एंड शेक्सपियरियन सॉनेट। थर्ड सॉनेट जो है हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा पेट्रार्कन सॉनेट एंड शेक्सपियरियन सॉनेट। इन दोनों को मिलाकर जो थर्ड सॉनेट बनेगा दैट इज आवर थर्ड सॉनेट, जिसका नाम है, सो इट इज कॉल्ड इरेगुलर सॉनेट। इसका नाम क्या दिया गया है? इरेगुलर सॉनेट। द चीफ राइटर ऑफ इरेगुलर सॉनेट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसको किसने फॉलो किया, किसने बिलोंग किया? तो वर्ड्सवर्थ जी ने इसको यूज किया, फॉलो किया। ओके, ही रोट इरेगुलर सॉनेट्स फॉर कंबाइनिंग द ब्यूटीज ऑफ द बोथ टाइप। और उन्होंने इरेगुलर सॉनेट्स लिखा था, इसमें दोनों ही ब्यूटी को उन्होंने बहुत सुंदर से दर्शाया है, दैट इज शेक्सपियरियन सॉनेट एंड पेट्रार्कन सॉनेट। ओके, द सॉनेट हैज बीन यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सॉनेट को लिखा गया है बहुत सारे पर्पस को लेकर, बहुत सारे काम वजह की वजह से उन्हें लिखा गया था सॉनेट्स को। ठीक है, इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड एंड टू एनालाइज द नेचर ऑफ द पोएट्स लव। तो स्टार्टिंग में इसे क्यों यूज़ किया गया था सॉनेट को? तो ब्यूटी, लव की ब्यूटी को दर्शाने के लिए इन्होंने यूज़ किया था सॉनेट्स को। ओके, एंड टू एनालाइज द नेचर ऑफ द पोएट्स लव ऑफ द पोएट को दर्शाने के लिए। ठीक है, टुडे इट सीम्स टू बी आउट ऑफ फैशन, बट आज क्या है, ये आउट ऑफ फैशन हो गया है, बट इट हैज़ ए ग्रेट सर्वाइवल पावर। फिर भी ये आज भी सर्वाइव कर रहा है। ओके, सो इट मे बी रिवाइव्ड एनी डे, ये कभी भी फिर से आ सकता है। द इम्पॉर्टेंट सॉनेट्स आर एज फॉलोज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सॉनेट्स को देखेंगे। नंबर 1 इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, 1598 में लिखा गया था एंड इट वॉज रिटन बाय सिडनी जी। एमोरेटी 1595 में स्पेंसर जी ने लिखा था एंड हॉली सॉनेट्स जो कि 1633 में लिखा गया था जॉन डॉन द्वारा। ओके, नेक्स्ट ओड। हमने सॉनेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हम ओड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओड इज ए सीरियस पोएम। ओड भी क्या है? एक पोएम ही है जो कि सीरियस मैटर में लिखा जाता है। वर्कड आउट इन डिटेल्स में इसे लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इलाबोरेट पोएम वर्कड आउट इन डिटेल। ये इलाबोरेटली लिखते हैं, जैसे सॉनेट को 40 लाइन्स में लिखते हैं, ओड को इलाबोरेटली लिखा जाता है। एक्सप्रेसिंग द पोएट्स लॉन्गिंग और हिज प्रेयर मेड टू अ personified object, idea or a deeply respected person. So it is an elaborate poem worked out in detail, expressing the poet's longing or his prayer made to a personified object, idea or a deeply respected person. तो एक इलाबोरेट पोएम है। ओड जो है क्या है? इलाबोरेटली हम पोएम को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत डिटेल्स में लिखा जाता है। एक्सप्रेसिंग द पोएट्स लॉन्जिंग और हिज प्रेयर, जो पोएट्स जो है जिसको हम जो वो प्रे कर रहे हैं एक किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर, डेफिनेट ऑब्जेक्ट को लेकर, डिस्टिंक्ट या फिर उनका जो एक डेफिनेट आइडिया है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। और ए डीपली रिस्पेक्टेड पर्सन, या फिर किसी एक पर्सन को बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस किया है। ठीक है, ऑड एंड हैड इट्स ऑरिजिन इन द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी। तो ऑड का ऑरिजिन कहाँ पे हुआ है? एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में। ठीक है, ग्रीक का जो ट्रेजेडी था वहाँ पे ऑड का मेनली ऑरिजिन हुआ है, बिगिनिंग हुआ है। इट वॉज संग टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ द नेचर ऑफ इनकमिंग ट्रेजेडी। तो ऑड को कब गाया जाता है? ताकि इन्फॉर्म किया जाए ऑडियंस को कि अभी कमिंग ट्रेजेडी आने वाली है, ट्रेजेडी यानी दुखी वाली मोमेंट आने वाली है। ठीक है, उससे पहले क्या किया जाता है? ऑड को गाया जाता है। ठीक है, व्हेन इट वाज सung इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेजेडी इट वाज कॉल्ड द पैराडॉक्स। और जब इसे स्टार्टिंग में जब कोई ट्रेजेडी आ रही है, ठीक है, सीन कोई ट्रेजेडी वाला मोमेंट आने वाला है और उससे पहले जब उसको गाया जाता है देन इट इज कॉल्ड पैराडॉक्स एंड इट वाज कॉल्ड द स्टेसिमा। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेसिमा। व्हेन इट वाज सung आफ्टर द ईच एपिसोड ऑफ द ट्रेजेडी, जब हम इसे
ट्रेजेडी के खत्म होने के बाद जब हम इसे गाते हैं तो इसका नाम क्या आ जाता है, स्टेसिमा। ओके, दैट मीन्स ओड अगेन 2 टाइप्स हो गए, एक तो हो गया स्टेसिमा और एक हो गया पैराडोस। पैराडोस यानी कि स्टार्टिंग में अगर ट्रेजेडी के पहले पहले आता है गाना, दैट इज व्हाट, पैराडोस। एंड अगेन आफ्टर ट्रेजेडी होने के बाद जब वो गाना गाया जाता है, देन दैट इज कॉल्ड स्टेसिमा। ओके, द ग्रीक पोएट पिंडर वाज द फर्स्ट टू राइट ओड्स। सो पिंडर जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने ओड्स लिखा था। ओड्स अगेन टू काइंड्स के हैं। द पिंडरिक ओड, तो पहला ओड है हमारा क्या, पिंडरिक ओड। पिंडर द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ एंशिएंट ग्रीस वाज द फादर ऑफ दिस ओड। तो पिंडर जो थे इस ओड के फर्स्ट फादर भी कहते हैं इनको, ठीक है। इट हैज़ अ फिक्स स्टैंजा, स्ट्रक्चर और पैटर्न। इनका एक फिक्स स्टैंजा रहता है, स्ट्रक्चर पैटर्न सब एक फिक्स रहता है। ओके, द नंबर ऑफ स्टैंजा मे वेरी बट दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3, ईच ग्रुप बीइंग कॉल्ड ए ट्रायड। तो इसमें क्या होता है, तो ओड है पिंडरिक ओड, इसमें स्टैंजा जो है आपका बहुत सारा हो सकता है, नंबर ऑफ स्टैंजा कितना भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। बट हाँ, जितने भी स्टैंजा रहेंगे ना वो 3-3 लाइन में डिवाइड किया रहेगा। ओके, जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रायड। ओके, द फर्स्ट स्टैंजा इन ईच ट्रायड इज कॉल्ड ए स्ट्रॉफी। अगेन जो फर्स्ट स्टैंजा रहेगा ईच ट्रायड का, जो फर्स्ट स्टैंजा रहेगा दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉफी। ओके, वन हाफ ऑफ द कोरस सॉन्ग दिस पार्ट व्हाइल moving to one side of the stage. The second stanza in each triad is called an antistrophe. So first stanza को कहेंगे हम strophe, second stanza को कहेंगे antistrophe. Okay, it was sung by the other half of the chorus while moving to the other side. तो पहला जो है chorus, जो half of the chorus रहेंगे ना, जो वहाँ पे गाना गाते हैं स्टेज में, so पहले आधा chorus जो है इससे गाते हुए जाएंगे एक साइड में, ओके, ऑफ द स्टेज में। अगेन सेकेंड स्टेज गाते हुए दूसरे जो बचे हुए थे दूसरे साइड में चले जाएंगे गाते हुए, ठीक है। कॉरस के हाफ जो बचे हुए हैं वो लोग दूसरी साइड चले जाएंगे। एंड थर्ड स्टैंजा इन ईच ट्रायड इज कॉल्ड एपोड। थर्ड स्टैंजा को क्या कहते हैं, एपोड। एंड द होल कॉरस सैंग इट स्टैंडिंग बिटवीन द 2 साइड्स। अगेन थर्ड स्टैंजा जो है उसे ट्रायड का उसको इपोड कहते हैं, और ये जो इपोड है ये पूरे के पूरे कॉरस लोग मिलकर गाते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग बिटवीन द 2 साइड्स, दोनों साइड के बीच में। ओके, थॉमस ग्रेज द पोएट्री प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पिंडरिक ओड। और थॉमस ग्रे जी का जो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी है और द बर्ड, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पिंडरिक ओड का। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड हमारा काइंड है ओड का, होरेशियन ओड। ओके, दिस काइंड ऑफ ओड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द लैटिन पोएट होरेस। तो हमारा होरेशियन ओड जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो होरेस जी के नाम पर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टैंजास विथ ए मोर और लेस मेट्रिकल स्ट्रक्चर बट विदाउट एनी डिवीजन। तो इनका जो स्टैंजा है उसमें बहुत सारे स्टैंजा होंगे, बट इसमें क्या है, विथ ए मोर और लेस मेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा या फिर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, बट विदाउट एनी डिवीजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं रहेगा। ओके, द सिंप्लिसिटी ऑफ होरेस ओड ग्रेजुअली मेड इट पॉपुलर। और होरेस जी का जो ओड है वो इतना सिंपल है कि ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ओके, पोप्स में फेमस ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड विलियम कॉलिन्स ओड टू इवनिंग आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ होरेशियन ओड। अगेन होरेशियन ओड का 2 एग्जांपल यहाँ मेंशन किया गया है, एक है ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो कि पोप जी ने लिखा हुआ है, एंड सेकेंड कॉलिन्स जी का है, इट इज ओड टू इवनिंग। ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे होरेशियन ओड का। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट जो कि मिल्टन जी ने लिखा है। ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। ओड टू द वेस्ट विंग टू स्काईलार्क, ये दोनों शैली ने लिखा है। अगेन डिजेक्शन एंड ओड कॉलरिज जी ने लिखा है। ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ग्रेशन ओड, ए ग्रेशन ऑन अर्न, तो ये कीट्स ने लिखा है। एंड ओड टू वर्जिल रिटन बाय टेनिसन। ओके, सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ओड्स हैं जो कि 6 हमने डिवाइड किए हुए और अलॉन्ग विद द पोएट्स नेम। ओके, नेक्स्ट हमने ओड के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम एपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट व्हाट इज एन एपिक। ओके, एन एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये जो है एक बहुत बड़ा नैरेटिव पोएम है। ओके, विच सेलिब्रेट्स द लाइफ, हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए ग्रेट हीरो, जिसमें सेलिब्रेशन होता है, बताया जाता है लाइफ, हीरोइक डीड्स, जो हीरो है उन्होंने क्या क्या किया है, एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए ग्रेट हीरो, उसने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में, दैट इज टोटली नैरेट किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एपिक। ओके, it is a long narrative poem of dignified theme, organic unity or
ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शन एंड ग्रैंड स्टाइल। तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जिसमें थीम रहता है, यूनिटी रहता है, एक्शन रहता है, स्टाइल रहता है। ओके, इट रिलेट्स ग्रेट इवेंट्स इन ए ग्रैंड स्टाइल टू लीड इट टू ए वेरी नोबल कंक्लूजन। An epic is considered the highest genre of poetry. The Mahabharata, Ramayana are such an epics. Virgil's Aeneid, Milton's Paradise Lost are also its examples. In English poetry, the earliest epic is Beowulf's. So, ये क्या करते हैं, हमारे ग्रैंड स्टाइल में लिखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ही नोबल कंक्लूजन रहता है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन रहता है एंड में। इट इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट जॉनर ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री का सबसे अच्छा हाईएस्ट कैटेगरी में किसको रखा गया है, तो एपिक को रखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल है महाभारत, रामायणा, ठीक है, ये तो हमारे रिलीजियस हो गए। अगेन वर्जिल जी का लिखा हुआ है एनेड, मिल्टन जी का पैराडाइज लॉस्ट है, ये दोनों बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एपिक के। और इंग्लिश का पोएट्री में लास्ट सबसे अर्लीस्ट एपिक रहा है Beowulf's. Okay, the mock epic is a parody of the real epic in a light and non-serious mood. It is written on a trivial or funny incident in a satirical spirit. The classical conventions and supernatural machinery of a real epic is used to provoke satirical humor. Alexander Pope's The Rape of the Lock is a good example of mock epic. Okay, तो हमारा mock epic के बारे में देख रहे हैं कि ये क्या है, एक real epic का क्या है, पैरोडी है। पैरोडी मीन्स अगर आप किसी आइडियल को फॉलो करते हो देन दैट इज सैटायर और पैरोडी। ओके, पैरोडी इज एन इमिटेशन ऑफ द स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर राइटर, आर्टिस्ट और जॉनर विथ डेलिबरेट एग्जैगरेशन ऑफ फॉर कॉमिक इफेक्ट। सो कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए आप क्या करते हैं, किसी एक को फॉलो करते हैं, उन्हें इमिटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। ओके, इसका आपका सिमिलर वर्ड रहेगा सिनोनिम, दैट इज सैटायर। ओके, तो मॉक एपिक क्या है, एक सैटायर है रियल एपिक का, हाँ, इन ए लाइट एंड नॉन सीरियस मूड, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं रहता है। इट इज़ रिटन ऑन ए ट्राइवल और फनी इंसिडेंट, फनी मोमेंट्स इसमें क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ओके, द क्लासिकल कन्वेंशंस एंड सुपरनेचुरल मैशनरी ऑफ ए रियल एपिक इज यूज्ड टू प्रोवोक सैटिरिकल ह्यूमर। तो क्लासिकल कन्वेंशंस एंड सुपरनेचुरल मैशनरी ऑफ ए रियल एपिक का जितना भी क्लासिक मोमेंट्स है, ठीक है, सुपरनेचुरल जितना भी मोमेंट्स है, उसे क्या करते हैं हम, सैटिरिकल ह्यूमर को जगाने के लिए हम क्या करते हैं, राइज करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ मॉक एपिक। और इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, अलेक्जेंडर पॉप जी का रेप ऑफ द लॉक, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉक एपिक का। ओके, नाउ लिरिक, हमने एपिक के बारे में देखा, अब हम देखेंगे लिरिक्स। लिरिक क्या है, तो लिरिक इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम। ये सब हम जो भी देख रहे हैं ना, सब पोएम का पार्ट्स है। ओके, तो लिरिक क्या है, शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, म्यूजिक से भरा हुआ एक छोटा सा पोएम है, विच इज मीन टू बी संग बाय सिंगल सिंगर टू द accompaniment of a lyre. According to Ruskin, lyric is the expression of the poet of his own feelings. It is marked by singleness of theme and singleness of emotion, which is often said. Normally, lyric is of two kinds, personal and impersonal. So, lyric क्या है, ये लिरिक जो एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, एक पोएम है छोटा सा जिसमें म्यूजिक के साथ चलता है, विच इज़ मीन टू बी संग बाय ए सिंगल सिंगर, जिसमें एक सिंगर जो होते हैं गाना गाते हैं, टू द अकम्पेनिमेंट ऑफ ए लायर। लायर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका यू साइज का रहता है, इस टाइप का, उसमें बीच में स्ट्रिंग्स वगैरह रहते हैं, तो इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ करके एक सिंगर जो है गाना गाते हैं, तो दैट इज़ लिरिक। ओके, अकॉर्डिंग टू रस्किन, लिरिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट ऑफ हिज ओन फीलिंग्स। लिरिक जो है क्या है, पोएट का अपना एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, अपना जो उनका फीलिंग है उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट इज़ मार्क बाय सिंगलनेस ऑफ थीम, इसमें एक थीम रहता है, एक इमोशन रहता है, ठीक है, जो कि दुखी वाला टाइप का होता है। तो लिरिक दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। इन ए पर्सनल लिरिक द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल इमोशन। सो पर्सनल में क्या होते हैं, पोएट जो अपना पर्सनल इमोशन लोग शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इन इम्पर्सनल लिरिक द थीम इज इम्पर्सनल। अगर इम्पर्सनल में क्या होगा, वो इम्पर्सनल थीम रहेगा, पर्सनल नहीं रहेगा, ठीक है। द अर्लीस्ट लिरिक्स वेर रिटन बाय ग्रीक्स। तो पहले लिरिक्स तो कौन लिखते थे, तो ग्रीक्स लोग लिखते थे। लिरिक वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड, ये कभी कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, बाय सर थॉमस वाइट। वाइट जी ने पहले इन्हें इंट्रोड्यूस किया था लिरिक को। ओके, द अर्ली 19th century सॉ एन आउटबर्स्ट ऑफ लिरिक पोएम्स एंड वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, चार्ली कीट्स ऑल प्रोड्यूस ए गुड नंबर ऑफ लिरिक्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इन्होंने लिरिक्स को बहुत अच्छे से लिखा था, ठीक है, जो कि 19th century के हैं। ओके, The famous lyricists of the modern age are W.H. Davies, Robert Graves and W.B. Yeats। और ये सारे जो है हमारे अभी के फेमस
लिरिसिस्ट है जो कि मॉडर्न एज के हैं ये तीनों। ओके, नेक्स्ट बैलेड। बैलेड क्या है देखते हैं बैलेड के बारे में। बैलेड इज अ टेल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग। बैलेड क्या है, कहानी है जो कि गाना के रूप में दर्शाया जाता है। इट इज सॉन्ग और ए कलेक्शन ऑफ ए सॉन्ग्स संग बाय वैंडरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए हार्प और ए फिडल। तो बैलेड क्या है, एक सॉन्ग है, ठीक है, कहानी की तरह यूज करते हैं हम। इट इज सॉन्ग और ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, इसमें बहुत सारे गाने का कलेक्शन होता है या फिर एक सॉन्ग है ये, संग बाय वैंडरिंग सिंगर्स, जिसमें सिंगर्स लोग घूम घूम कर गाना गाते हैं फ्रॉम विलेज टू विलेज, गाँव गाँव घूमकर, ठीक है। टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए हार्प, उसमें साथ में उनका एक वो रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसको हार्प बोलते हैं, और ए फिडल, ठीक है। इट इज जनरली ग्लोरिफाइड द ब्रेव डीड्स एंड हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ द हिस्ट्रिकल और लेजेंडरी हीरोज एंड नाइट्स। तो इसमें उन्होंने ग्लोरीफाई किया, दर्शाया है क्या, बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, बहुत ब्रेवरी वाले काम, साहसी वाले, हीरोइक वाले काम, उन सबको उन्होंने उसमें लिखते हैं, दर्शाते हैं, उस गाने के थ्रू उन्होंने दिखाते हैं हमारे नाइट्स के बारे में, जो योद्धा लोग हैं उनके बारे में, ठीक है, जितने हीरोज हैं उनके बारे में वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सॉन्ग्स। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेड वाज टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड एक्साइट इमोशन इन देम। और बैलेड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, तो वो है एंटरटेनमेंट करना, उन्हें हंसाना, उन्हें खुश करना, तो ऑडियंस को, और उन्हें एक्साइटेड मोशन देना, इमोशन फील कराना। ओके, इट्स बेसिस इज हिस्ट्री, अनरिटन हिस्ट्री, लीजेंड और सुपर नेचुरल फॉकलॉर। इसका बेसिस क्या है, हिस्ट्री है, जो भी मतलब कहानी पहले का इतिहास है उन सबको बेस करके ये लोग क्या करते हैं, गाना बनाते हैं और लिखते हैं और सुनाते हैं। पर्सनल थॉट हैज़ नो प्लेस इन इट, इसमें कोई पर्सनल थॉट नहीं है। ओके, बैलेड पोएट नरेट्स ए कम्प्लेक्स टेल इन डायरेक्ट एंड सिंपल मैनर। तो बैलेड में क्या होता है, पोएट्स लोग जो है एक कम्प्लेक्स कहानी को, बहुत ही कम्प्लेक्स रहता है वो कहानी, उससे बहुत अच्छी तरीके से सिंपली वे में वो बहुत अच्छे से दर्शा देते हैं, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द बैलेड इज फॉर्मलाइज्ड एंड कन्वेंशनल। लैंग्वेज जो है बहुत ही फॉर्मल रहता है, उन लोगों का सिंपल रहता है। बैलेड्स आर रिटन इन 4 लाइन स्टैंजास। तो बैलेड्स जो है 4 लाइन का स्टैंजा में लिखा जाता है, जिसे क्वार्टेंस कहते हैं, इन आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर में इसे क्या कहते हैं, क्वार्टेंस, जो कि 4 लाइन का होता है एक स्टैंजा। ओके, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन हैव 4 आयम्बिक फीट। और पहला और थर्ड लाइन जो है उसमें 4 आयम्बिक फीट होते हैं, सेकंड एंड फोर्थ में 3 आयम्बिक फीट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंस हमें पता चल गया कि जो 4 लाइन है स्टैंजा का, तो फर्स्ट और जो थर्ड लाइन है उसमें 4 होते हैं आयम्बिक फीट, और ये जो सेकंड और फोर्थ है उसमें 3 आयम्बिक फीट होते हैं, ठीक है। ये सारे मेट्रिकल है, जिससे मतलब ये करते हैं, उन्हें फीट में इन्हें मेज़र करते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइम से उनके। और some इम्पॉर्टेंट बैलेड्स जो है हम अभी देखते हैं, जैसे पहला है राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर, जो कि कॉलरिज ने लिखा है। नेक्स्ट लव रिडेम्पशंस मर्सी, जो कि कीट्स ने लिखा है। लेडी ऑफ शैरोट है, जो कि टेनिसन ने लिखा, एंड हार्वी डायल, जो ब्राउनिंग ने लिखा है। लास्ट किंग्स ट्रेजेडी, जो कि रॉस्टिटी ने लिखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बैलेड्स है जिसमें मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैटायर। व्हाट इज सैटायर? ओके, सैटायर इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच में बी यूज इन प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और नॉवल। जिससे ये एक लिटरेचर का एक फॉर्म है जिसे हम प्रोज में भी यूज़ करते हैं, पोइट्री में भी दिखाते हैं, ड्रामा और नॉवल में भी दर्शाते हैं। ओके, द टर्म सैटायर रेफर्स टू ए लिटरेरी कंपोजिशन इन विच वाइस, folly or a foolish person is held to be ridicule. The satires are known to have been originated in Greece, but as a literary form are the invention of the Romans. The inventor of satire as a characteristic form was the Latin writer Gaius Lucilius. Okay, a good satire should be without malice or vengeance. It should be mean to ridicule, not to abuse. They expose the follies or vices of their age or the contemporary institutions. The latest literary form of satire is essay. Probably the first English satirist is Chaucer. The classical age of Pope and Johnson also saw satires in prose. Social satires are more popular than personal ones. So, satire के बारे में टोटली इसमें इंफॉर्मेशन हमें दे दिया है इस पैराग्राफ के थ्रू। सैटायर वर्ड जो है रेफर करता है लिटरेरी कंपोजिशन, ठीक है। इसे हम तो प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नॉवल में यूज़ करते ही हैं। सैटायर जो रेफर किसको करता है, तो लिटरेरी कंपोजिशन है, ठीक है, जो कि मतलब वाइस मीन्स इविल वर्क जो होते हैं ना, पाप। इस तरह से कोई बुद्धू है, उस पर्सन को हम क्या एकदम रेडिकुलस दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ओके, जो बहुत ही बदमाश है। सैटायर में टोटली उसे बदमाश रूप में ही दिखाया गया है। ओके, सैटायर्स आर नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, जो कि ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है।
बट एज ए लिटरेरी फॉर्म में कहाँ पर इसका इन्वेंशन हुआ, तो रोमांस में हुआ है, ठीक है, रोमन में यानी कि रोम, ओके। रोम में इसका ज़्यादा इसका क्या हुआ है, उत्पन्न इन्वेंशन हुआ है सटायर का, ओके। इन्वेंटर ऑफ सटायर एज ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म वाज द लैटिन राइटर गायस लुसिलस जी ने फर्स्ट इसे क्या किया, इन्वेंट किया सटायर को, ओके। ए गुड सटायर शुड बी विदाउट मैलिस और वेनिजेंस। सो एक अच्छा सटायर जो होता है उसमें कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, मैलिस मीन्स दर्द, डिजायर टू कॉज पेन, उसमें कोई भी पेन वगैरह नहीं होना चाहिए, वेनिजेंस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मीन टू रिडिकुल नॉट टू एब्यूज, इसमें जस्ट हम बदमाशी टाइप दिखाना है, ठीक है, किसी को एब्यूज नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। दे एक्सपोज द फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ देयर एज और द कंटेम्प्रेरी इंस्टीट्यूशंस में खाली एक्सपोज करते हैं कि किसने क्या गलती किया, किसने क्या पाप किया है, ठीक है, उसके समय का, उसके एज का, बस यही उसका मेन मोटो रहता है, एम रहता है। द लेटेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ सटायर इज ऐसे, और एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, जो हमारा लेटेस्ट लिटरेरी फॉर्म है सटायर का वो है ऐसे, ओके। प्रोबेबली फर्स्ट इंग्लिश सैटिरिस्ट इज चॉसर, अगेन चॉसर थे जो कि फर्स्ट सैटिरिस्ट थे इंग्लिश के, ओके। एंड क्लासिकल एज ऑफ पॉप एंड जॉनसन ऑल्सो सॉ सैटायर्स इन प्रोज, उन्होंने भी क्या किया, प्रोज में लिखा है सैटायर्स, ओके, पॉप ने और जॉनसन जी ने रॉट, ओके। सोशल सैटायर्स आर मोर पॉपुलर देन पर्सनल वंस, तो जितने सोशल सैटायर्स है ना, सोशल वे में जितना लिखा गया है वो ज़्यादा फेमस हुआ है, अगर कोई पर्सन लिखता है तो ज़्यादा फेमस नहीं होता है, ओके। अगर फेमस सैटिरिस्ट के नाम लिखे हुए हैं और उनके काम, ये सब हो गए उनके काम और ये हो गए उनके नाम, ओके। कैंटरबरी टेल्स चौसर जी ने लिखा है। नेक्स्ट एब्सलम एंड एचिटोफेल, ये ड्राइडन जी ने लिखा है। रेप ऑफ द लॉक डनसीड, ये हमारे पॉप जी ने लिखा है। लंडन वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जॉनसन जी ने लिखा है। बैटल ऑफ द बुक्स जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। पिकविक पेपर्स डिकेंस ने लिखा है। सिल्वर बॉक्स जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। अगेन कॉकटेल पार्टी टी.एस. एलियट ने लिखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट 8 सैटायर्स हैं जो कि हमने कलेक्ट किए आप लोगों को दिखाने के लिए, और साथ ही उसके पॉइंट भी हमने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का आज का हमारा क्लास यहीं पे हमारा फिनिश होता है। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं लिटरेचर के टाइप्स, ओके। तो आशा करते हैं आपको हमारा क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया है तो हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। यूपीपीजीटी की और भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, साथ ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।